Hello student, myself D.N. Pathak, Devkinandan Pathak, Senior Chemistry Faculty, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा। आज अपन 31 जनवरी 2023 का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है उसका डिस्कशन करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेटलर्जी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस जो है, ये एक रिफाइनिंग प्रोसेस है वैन अर्केल मेथड। और इस वैन अर्केल मेथड से कौन कौन सी मेटल की रिफाइनिंग करते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टाइटेनियम, जिरकोनियम, टाइटेनियम और जिरकोनियम की रिफाइनिंग इसी से ही करते हैं। टंगस्टन की रिफाइनिंग इससे नहीं करते, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी द मेलेबल आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस, करेक्ट है। कास्ट आयरन से अपन, मेलेबल का मतलब है जिसमें मेटालिक करेक्टर ज़्यादा होंगे, रॉट आयरन बनाते हैं, तो उसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से अपन बनाते हैं। तो रिवर्बरेटरी फर्नेस में जानते हो हाई टेम्परेचर पर एयर सप्लाई करेंगे तो इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज होके निकल जाएंगी। कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल लाइन एज इट लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आपको ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन मिलता है, उसको थोड़ा सा प्योरिटी बढ़ाने के लिए कास्ट आयरन बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, स्क्रैप आयरन मिला करके उसमें और कोक मिला करके हॉट एयर ब्लास्ट करा देते हैं। बोरॉन एंड इंडियम कैन बी प्यूरिफाइड बाय अ जोन रिफाइनिंग। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है रिफाइनिंग की, जोन रिफाइनिंग एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जितने भी मेटालॉइड हैं उनकी रिफाइनिंग अपन इसी से करते हैं। तो बोरॉन और इसमें इंडियम का भी रिफाइनिंग अपन इसी से करेंगे। तो बाकी तीन करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। The first ionization enthalpy of 3D series element is more than that of group second metal, करेक्ट है। सेकेंड पीरियड के सेकेंड ग्रुप की मेटल से डी ब्लॉक की या 3D सीरीज की एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। और इसका रीज़न ये है कि उनमें जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है वो n-1d या 3D ऑर्बिटल में इंटर करता है, जिसकी शेल्डिंग पुअर होती है, जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ जाने से आयनाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ज़्यादा हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट सक्सेसिव फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, ये भी करेक्ट है। तो दोनों करेक्ट हैं इसके, और इसका ए और आर दोनों ट्रू हैं, और आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। Given below are two statements. H2O2 is used in synthesis of cephalosporin. ये तो यूज है H2O2 के, ये तो फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। H2O2 के वहाँ पर यूजेज दे रखे हैं। H2O2 is used for the restoration of aerobic conditions to sewage wastage. ये भी दे रखे होंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो ये जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में दिया होगा, और पहले वाला आपको हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में दिया है यूजेज है, तो एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता। हाँ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, पर एक्सप्लेनेशन तो होगा नहीं। तो फैक्ट है एनसीईआरटी बेस्ड, दोनों ही करेक्ट हैं, एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ हाइड्रोकार्बन X विद फॉर्मूला C6H8 uses 2 molecule H2 on catalytic hydrogenation of its 1 mole. On ozolysis, X yield 2 mole of methane dicarbaldehyde. The हाइड्रोकार्बन X is. तो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें लेना है एक अननोन हाइड्रोकार्बन दे रखा है, और आप देख सकते हैं उस अननोन हाइड्रोकार्बन जो X है उसका फॉर्मूला कितना दे रखा है, C6H8। ये हमें दे रखा है X। इसका रिएक्शन हमें कराना है
2 मोल ऑफ H2, दिस इज 2 मोल ऑफ H2 से कराना है, से क्या रखा है, ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन इट ऑफ इट्स 1 मोल। तो जरा बताइए इस केस में यहाँ पर ठीक है, अगर ट्वाइस ऑफ H2 है तो DOU इसका कितना होगा, सोचिए, कम से कम DOU उसका 2 तो होगा ही होगा। और यहाँ पर देखें हमें फॉर्मूला भी दे रखा है, अगर इस फॉर्मूला से हम चेक करें तो इस मॉलिक्यूल का DOU आएगा 3। DOU का मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है। इस मॉलिक्यूल का हमने ले लिया यहाँ पर DOU कितना है, 3 है। और ये भी कह रखा है कि अगर हम इसका ओजोनोलाइसिस करें तो बनता है इस केस में मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड। और ये मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखो, CH2 CHO एंड सिंगल बॉन्ड CHO, ये कंपाउंड होता है मीथेन कार्बोल्डिहाइड, डाइकार्बोल्डिहाइड। यहाँ पर डाइकार्बोल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है। तो अब सोचिए कि ऐसा क्या कंपाउंड हम लें जिसका ऐसा स्ट्रक्चर हो कि H2 से कराने पर यहाँ पर क्या कहते हैं, ट्वाइस ऑफ H2 हो, मतलब मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए, और ओजोनोलाइसिस करें तो ये कंपाउंड भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इसमें जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन, चलो इसी से ट्राई करते हैं। ये कंपाउंड दे रखा है साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन, नंबरिंग अगर हम करें 1, 2, 3 एंड 4, 5 और 6, तो ये हुआ साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। रिएक्शन ट्वाइस ऑफ H2 से करा तो कंपाउंड बना साइक्लोहेक्सिन, ठीक है, बन जाएगा। लेकिन जब इसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो तुम्हें याद है इसका ट्रिक क्या होता है, जैसे ये कंपाउंड हमें यहाँ पर दे रखा है तो तुम्हें बता रखा है कि इसका सिंपल सा ट्रिक है, डबल बॉन्ड उड़ा दीजिए, यहाँ से भी डबल बॉन्ड उड़ा दीजिए और दोनों पर कार्बोनिल ग्रुप लगा दीजिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो अपर पार्ट ये वाला मॉलिक्यूल देगा, लोअर पार्ट भी सिमिलर है, तो ये भी यहाँ पर क्या बनाएगा, ये भी कुछ ऐसा ही कंपाउंड बनाएगा। तो देखिए ये वही कंपाउंड है जो हमने यहाँ पर लिखा है, दिस इज मीथेन डाइकार्बोल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर X, दैट इज साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइईन। तो देखिए ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा वो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर होगा। और बाकी से आप अगर चेक करेंगे तो डेफिनेटली ये जो कंडीशंस यहाँ पर दे रखी है वो मैच नहीं करेगी। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर देयर करेक्टनेस। तो जो क्वेश्चन आप आपके सामने देख सकते हैं इसमें कुछ स्टेटमेंट है जो सरफेस केमिस्ट्री पर बेस्ड है, कुछ हैं जो सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने। फर्स्ट है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर यूरिया। क्या दोनों के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? अरे भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, IKBM मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इनकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ साथ डिपेंड करता है वॉन ऑफ फैक्टर पर। और हम देखते हैं कि यहाँ पर NaCl जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोशिएट होगा जिसके लिए वॉन ऑफ फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट होगी एज कंपेयर टू यूरिया जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस है। तो दोनों के लिए जब वॉन ऑफ फैक्टर सेम नहीं होगा तो सेम कॉन्सेंट्रेशन पर दोनों का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम नहीं होगा। इसका मतलब जो स्टेटमेंट ए है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 पर चलते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स बॉयल विदाउट चेंज इन देयर कॉम्पोजिशन। भाई यही तो पढ़ा है हमने एजियोट्रोपिक मिक्सचर के बारे में कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर को अगर आप बॉयल करते हैं तो वो उसी कॉम्पोजिशन के साथ वेपर फेज में आपको मिलेगा जिस कॉम्पोजिशन के साथ वो लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। यही एजियोट्रोपिक मिक्सचर की खासियत होती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों ये भी गलत है, ऑस्मोसिस जो है वो हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा, उस बेसिस पर हम हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन से गुजरना पड़ेगा। द डेंसिटी ऑफ 32% H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग मोलरिटी, मींस एक सॉल्यूशन है जो 32% है और इसकी मोलरिटी आपको दी हुई है 4.09 और आपको पता करना है कि इसकी जो ओवरऑल डेंसिटी है वो 1.26 ग्राम पर ml के आसपास आती है या नहीं आती है। तो इसे अभी हम कैलकुलेट करके चेक करेंगे क्या डेंसिटी यही मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी। स्टेटमेंट ई,
A negatively charged salt is obtained when Ki solution is added. हम पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो आपको एक नेगेटिवली चार्ज सोल मिलेगा। तो भाई सोल किस तरह से बनेगा ये हमें पता होना चाहिए। जब आप Ki और AgNO3 को दोनों को रिएक्ट करवाओगे तो सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनेगा और ये प्रेसिपिटेट कन्वर्ट हो जाएगा कोलॉइड में। तो सिल्वर आयोडाइड पर कौन से आयन एड्जॉर्ब होंगे अब वो हमें पता करना है, और वो आयन के बेसिस पर आप बता सकते हो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम पहले डिक्लेयर कर चुके हैं कि स्टेटमेंट 1 जो है वो तो इनकरेक्ट होगा, और स्टेटमेंट 2 जो हमने एजियोट्रोपिक मिक्सचर वाला पढ़ा है वो भी ट्रू स्टेटमेंट है, और नेक्स्ट वाला इनकरेक्ट है क्योंकि हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ होगा। अगला देखिए डी हमने किस तरह से सॉल्व किया है, मीन्स डेंसिटी को हम कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। हमें कितना दिया हुआ है, 32% सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो 32% को हमने ब्रेक कर दिया कि 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कितना है, 32 ग्राम है। 32 ग्राम सॉल्यूट है मीन्स कितने मोल होंगे, 32 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन 98, तो इतना मोल्स हमारे पास सॉल्यूट का अवेलेबल है। अरे बच्चों डेंसिटी कैलकुलेट करनी है अगर सॉल्यूशन की, तो आपको सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूशन का वॉस रिक्वायर्ड है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। तो क्या ये सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, बिल्कुल ये सॉल्यूशन का मास है, लेकिन क्या आप इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम बता सकते हो? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम किसकी मदद से बताएंगे, मोलरिटी की मदद से। मोलरिटी आपको क्या दी हुई है, 4.09। देखते हैं मोलरिटी हमें इसमें कितनी दी हुई है, इस क्वेश्चन में मोलरिटी आपको दी हुई है 4.09। मींस ये आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि जब वॉल्यूम 1 लीटर होता है, 4.09 मोलर का मतलब क्या होगा कि 1 लीटर के लिए मोल कितने हैं, 4.09 मोल हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब मोल 4.09 होंगे तो वॉल्यूम 1 लीटर होगा। 1 लीटर मीन्स कितना ml होगा, 1000 ml होगा। तो अगर मोल 32/98 होंगे, देखो मैंने कहीं भी अभी सॉल्व नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया इसे, बस इसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर मोल 32/98 होगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ml में, 1000/4.9 इंटू 32/98। ठीक है, और भी मेथड हो सकते हैं इसे अप्रोच करने के। हमने डेंसिटी को अप्रोच किया, आप हो सकता है कि डेंसिटी को पहले पिक करो और डेंसिटी की मदद से मोलरिटी निकाल लो। भाई हमने पढ़ा हुआ है, अगर वेट बाय वेट पता है और डेंसिटी पता है तो मोलरिटी आपके पास कितनी आ जानी चाहिए, 4.09 आ जानी चाहिए। अगर आप डेंसिटी और वेट बाय वेट से मोलरिटी निकालते हैं और अगर ये मोलरिटी 4.09 आ रही है तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को अलग तरह से किया है, मैंने मोलरिटी और वेट बाय वेट की मदद से मैं डेंसिटी निकाल रहा हूँ। अगर डेंसिटी 1.25 के आसपास आ रही है तो स्टेटमेंट सही होगा। तो देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ये मास ऑफ सॉल्यूशन, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, 1.26 ग्राम पर ml आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी सही होगा। अब स्टेटमेंट डी पर आते हैं। सरफेस का जो स्टेटमेंट था, सरफेस केमिस्ट्री से आप बता सकते हो कि हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं KI को, पोटेशियम आयोडाइड को। तो यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से AgI बनेगा। अब AgI के लिए जो अवेलेबल आयन है, क्या हम किस में ऐड कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट में। तो फिर AgI पर जिन आयन का एड्जॉर्प्शन होगा वो कौन से आयन होंगे, Ag+ का एड्जॉर्प्शन होगा। और Ag+ का एड्जॉर्प्शन होगा बच्चों, तो ये कैसा सोल बनेगा, ये तो पॉजिटिवली चार्ज सोल बनेगा, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेगेटिवली चार्ज सोल बनता है। इसका मतलब जो स्टेटमेंट ई है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें कितने मिले हैं, 2 स्टेटमेंट ऐसे मिले हैं जिन्हें करेक्ट स्टेटमेंट कहा जा सकता है। The Lewis acidic character of boron trihalide follows the order। ये वैसे तो P ब्लॉक का बोरॉन फैमिली का क्वेश्चन है, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में भी बता देते हैं। जनरली एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ लुइस एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज डेंसिटी के, चार्ज अपॉन साइज के। लेकिन बेरिलियम और बोरॉन के हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग जो फैक्टर है वो डोमिनेट कर जाता है चार्ज डेंसिटी पर। इसलिए स्मॉल साइज के अगर ऑर्बिटल हैं तो अच्छी साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी और वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगी। तो बोरॉन का 2p और फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल बहुत अच्छे से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे, इसलिए BF3 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी बैक बॉन्डिंग के कारण। तो बैक बॉन्डिंग के कारण इसका ऑर्डर क्या होगा, जो चार्ज डेंसिटी का ऑर्डर होता है उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो Bi3 स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा और BF3 वीक एसिड।
तो इसका ऑर्डर ये होगा Bi3 स्ट्रॉन्ग और Bf3 वीक, BbR3 फिर BCl3। बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने, जिसमें आपको दिया हो व्हेन अ हाइड्रोकार्बन ए अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इट रिक्वायर्स 11 इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 इक्विवेलेंट्स ऑफ वाटर, देन व्हाट विल बी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए। इस हाइड्रोकार्बन का मोलिकुलर फॉर्मूला पता करना है जिसका कंबशन करते हैं तो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं, CO2 वाटर, और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन और वाटर दोनों के इक्विवेलेंट इस क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, आप लोग देख सकते हैं कि इसे हमने किस तरह से सॉल्व किया है। हाइड्रोकार्बन के लिए कंबशन की इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई वेरिएबल होंगे और हमें एक्स और वाई पता करना है, वही हमारे इस कंपाउंड के लिए क्या होंगे, सबस्क्रिप्ट होंगे। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है O2 कितना रिक्वायर्ड है, 11 रिक्वायर्ड है, तो x प्लस वाई बाय 4 की वैल्यू हमने कितना कंसिडर कर लिया, 11 कंसिडर कर लिया फॉर 1 मोल ऑफ CxHy। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 11। सिमिलरली y बाई 2 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में 4 गिवन है, तो यहाँ से y की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो x आपको मिलेगा 9। इट मीन्स इस हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, C9H8, जो कि आप देख सकते हैं C9H8 ऑप्शन 3 में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको कुछ क्वांटम नंबर्स गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, l गिवन है और m गिवन है, और आपको इनको एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करने के लिए अगर n और l की वैल्यू पता हो तो बहुत इजीली हम पता कर सकते हैं बाय अप्लाइंग n प्लस l रूल, कि जिसके लिए n और l का सम ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर कहीं ऐसा मिले कि n और l की वैल्यू, n और l का जो सम है वो आपको सेम मिलता है, तो उस केस में एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा उसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन के लिए देखते हैं 1 बाय 1 सभी को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है n प्लस एल, इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। नेक्स्ट में आप देखोगे n प्लस एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ पर n प्लस एल कितना मिलेगा, 3। यहाँ पर n प्लस एल आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। यहाँ पर n प्लस एल कितना मिलेगा, 5। तो देखो जिसमें n प्लस एल की वैल्यू मैक्सिमम, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो D वाले केस में n प्लस एल 5 मिल रहा है, तो मैक्सिमम तो कौन होगा, D होगा। D के बाद किसका नंबर आएगा, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 से कम है। इन दोनों के लिए n प्लस एल की वैल्यू 5 से कम है, 4 मिल रही है, लेकिन दोनों में 4 है, तो अब इन दोनों में ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जिसके लिए n ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी में आप देख सकते हो n की वैल्यू 4 है और n प्लस एल 4 है, तो नेक्स्ट कौन होगा, B। B से कम कौन होगा, ऑब्वियस सी बात है C होगा, और C से कम कौन होगा, जिसके लिए n प्लस एल सबसे कम है। तो n प्लस एल यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है, 3 + 0 3, जो कि इन सारे ऑप्शंस में लिस्ट है। तो नेक्स्ट कौन होगा, A। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन 1 सही होना चाहिए। तो देखते हैं आंसर, तो यहाँ पर फर्स्ट विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। The element playing significant role of neuromuscular function and interneuronal transmission, फैक्ट है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो न्यूरो मस्कुलर फंक्शन और इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन में कैल्शियम का यूज़ करते हैं, यूज है, NCERT में दे रखा है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन है। ये बोरैक्स बीड टेस्ट का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि द ग्रीन कलर ऑब्जर्व्ड इन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर फर्स्ट मेटाबोरेट। ये तो गलत हो गया, ग्रीन कलर नहीं बनता और कॉपर का जो है फर्स्ट ऑक्सीडेशन में नहीं बनता मेटाबोरेट, सेकंड में बनता है। और ये कह रहे हैं हीटिंग बोरैक्स बीड डिप्ड इन क्यूप्रिक सल्फेट इन अ ल्यूमिनस फ्लेम द कलर ऑफ द बीड बिकम्स ग्रीन। ग्रीन नहीं होगा, ये ब्लू से रेड हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा इसका। ल्यूमिनस फ्लेम माने कौन सी फ्लेम हो गई आपकी, रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इसका कलर होता है ब्लू कॉपर मेटाबोरेट का, रिड्यूसिंग फ्लेम में इसका कलर हो जाएगा रेड, ग्रीन नहीं होगा दोनों में ही।
तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी इनकरेक्ट है। कॉपर का सेकंड ऑक्सीडेशन में मेटाबोरेट बनता है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ओके, शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिस्ट एंड एविडेंस से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पर देखिए इस केस में एनसीईआरटी से लिया हुआ सेट क्वेश्चन है। अगर एनसीईआरटी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा तो सब कुछ ये सारे एग्जांपल्स एज इट इज़ वहाँ पर मेंशन है। तो डेफिनेटली जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा, जिसको आता भी होगा, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसमें याद रखिएगा, यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूँ तो ये तो इसका मीन्स यहाँ पर इसको तो हमसे लिखा हुआ है विच द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट यूज एज डिसइंफेक्टेंट। ग्लोरो ऑक्सीनोलोन जो होता है इसको हम यूज में लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है ये सेट है एनसीईआरटी में दे रखा है, इस केस में बिथियोनल, ये भी हम यूज में लेते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है ना। लेकिन जो यहाँ पर सी है, सी यहाँ पर है वेरोनल, ये यूज में लिया जाता है एज ए ट्रैंक्विलाइजर है, ये तो ट्रैंक्विलाइजर है। और यहाँ पर जो दे रखा है प्रोंटोसिल, ये होता है यहाँ पे एंटीबायोटिक। आई बात समझ। बाकी इन दो के अलावा जितने भी दे रखे हैं टेपिनॉल वगैरह, ये सब क्या है, ये सब के सब ट्रैंक्विलाइजर्स हैं भाई, सॉरी डिसइंफेक्टेंट है। तो ए बी और ई ये तो डिसइंफेक्टेंट है। हमसे पूछा है किसको यूज में नहीं लेते, तो सब डेफिनेटली इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेरोनल एंड प्रोंटोसिल। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज सी एंड डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं टाइट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द यूज ऑफ इंडिकेटर इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। तो बहुत ही क्लियरली आपको बताया जाता है कि फिनोप्थेलिन को किस टाइट्रेशन के लिए यूज में लिया जाए, मिथाइल ऑरेंज को कब यूज में लिया जाए, और उन्हीं स्टेटमेंट पर बेस्ड ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है मिथाइल ऑरेंज मे बी यूज्ड फॉर वीक एसिड वर्सेज वीक बेस्ड टाइट्रेशन। तो वैसे तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपको क्लियर कर देता है कि ना तो हम फिनोप्थेलिन ना मिथाइल ऑरेंज को हम वीक एसिड वर्सेज वीक बेस्ड टाइट्रेशन के लिए यूज में नहीं ले सकते। तो मींस फर्स्ट इनकरेक्ट होना चाहिए और हमसे पूछा गया इनकरेक्ट। बाकी स्टेटमेंट भी रीड करते हैं। स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है फिनोप्थेलिन इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर अ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो हमें पता होना चाहिए फिनोप्थेलिन वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन भी यूज में लिया जा सकता है और स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन भी यूज में लिया जा सकता है। स्टेटमेंट सी मिथाइल ऑरेंज सुटेबल फॉर द स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ये भी सही है। और अगर यहां पर होता दैट इट मे बी यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि अगली लाइन में दिया हुआ है फिनोप्थेलिन के लिए स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग, तो यहां पर फिनोप्थेलिन सुटेबल है। फिनोप्थेलिन को यहां यूज में ले सकते हो, फिनोप्थेलिन को स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड में यूज में ले सकते हो। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज को हम स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग भी यूज में ले सकते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस टाइट्रेशन में यूज में लेंगे। लेकिन वीक एसिड और वीक बेस के लिए ये दोनों इंडिकेटर सुटेबल नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर 1 होना चाहिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर इनकरेक्ट होगा कि वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन के लिए फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज दोनों ही यूजफुल नहीं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, फॉर्मूला दे रखा है C4H11N shows optical activity and gives N2 gas on treatment with HNO2. ओके, मान लिया द कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद PHSO2Cl, दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसिंग अ कंपाउंड विच इज सॉल्युबल इन KOH। अब देखिए यहाँ पर हमें इसमें दे रखा है, इसमें ये कंपाउंड दे रखा है 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर ये 2 डिग्री अमाइन है, ये भी 1 डिग्री अमाइन है और ये वाला 3 डिग्री अमाइन है। तो हमसे ये कहा गया है कि C4H11N ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे। तो यहाँ पर इन चारों में बहुत सिंपल क्वेश्चन में इसको मान सकता हूँ। देखो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल सेंटर है सिंगल कायरल सेंटर है, और जिस किसी मॉलिक्यूल में सिंगल कायरल सेंटर होता है वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। डेफिनेटली ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसका मिरर इमेज भी बनेगा, ठीक है।
तो फर्स्ट कंडीशन तो ये ओके कर रहा है। सेकेंड कंडीशन दे रखा है कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड प्रोड्यूसेस अ कंपाउंड विच इज सोल्यूबल इन KOH। ये तो 1 डिग्री अमाइन का टेस्ट होता है। इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री अमाइन को 2 और 3 डिग्री से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो कैसे, ये रहा, यहां पर इसमें 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन दे रखा है, HNO2 से अल्कोहल बनेगा और N2 गैस लीव करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कंडीशन है, शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड गिव्स N2 गैस ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन हमने HNO2 से कराया तो अल्कोहल भी बन रहा है और N2 गैस रिलीज कर रहा है। और दूसरी बात, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन करेंगे, दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट, से क्या होगा, यहां से H और यहां से Cl लीव करेगा, -HCl यहां से लीव करेगा, सॉरी यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे -HCl लीव करेगा और इस वाले पर बनेगा NH, SO2 कनेक्ट होगा और pH इसका नेम होता है N फिनाइल बेंजीन, या हम कह सकते हैं, ठीक है, इस केस में यहाँ पर N से ये वाला ग्रुप कनेक्ट है। ये कौन सा ग्रुप है, N सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, किससे कनेक्ट है, इससे। तो इस टाइप का चलो प्रोडक्ट बनेगा। अब ये दे रखा है कि जब इसका रिएक्शन हम KOH से करते हैं तो इसमें सॉल्युबल हो जाता है। क्यों सॉल्युबल होता है, ये इस कंपाउंड का रिएक्शन KOH से होता है। रीजन, N के पास देखो ये वाला H है और ये H एसिडिक है, एसिडिक H है। KOH में OH माइनस रिएक्टिंग स्पीशीज होगा, OH माइनस H से एक बॉन्ड बनाकर -H2O के फॉर्म में लीव करेगा, N पे चार्ज माइनस आएगा और माइनस से कौन कनेक्ट होगा, यहाँ पर K प्लस, कहने का मतलब इसका सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला मॉलिक्यूल अल्कलीज में डिसॉल्व है। तो ये जो कंडीशंस जो क्वेश्चन में दी जा रही है उसको फुलफिल कौन कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, ये दे रखा है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नॉर्मल रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स pH वैल्यूज 5.6 बिकॉज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, रेन वाटर, जो नॉर्मल रेन वाटर होता है उसकी pH 5.6 होती है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है, स्लाइटली एसिडिक है। तो बड़े ही क्लियर से ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फर्स्ट में कार्बोनिक एसिड बन रहा है कि एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होने की वजह से कार्बोनिक बनता है, SO2 की प्रेजेंस की वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, नाइट्रिक एसिड बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक एसिड बन रहा होता तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH 5.6 से भी कम होनी चाहिए। अगर ये स्लाइटली एसिडिक की बात कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पर कौन सी गैस की वजह से एसिडिक नेचर जनरेट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एसिड कौन सा होगा, कार्बोनिक एसिड होगा। तो ऑप्शन 1 सही होना चाहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2 इन एयर, नॉर्मल रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2। तो यहाँ पर फर्स्ट ही बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, मैच द कॉलम पर बेस्ड क्वेश्चन है और सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आपने एड्जॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। और कुछ ऐसे भी कॉलम है जिन्हें मैच करना बड़ा ही आसान है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी, हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, डेफिनेशन बेस्ड है सारे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं, ए को आप किससे मैच करेंगे, फिजिजॉर्प्शन के लिए। फिजिजॉर्प्शन क्या सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन है? नहीं, फिजिजॉर्प्शन में मल्टी लेयर बन सकती है क्योंकि वीक वान डर वाल फोर्सेस की वजह से बनता है। लेकिन सिंगल लेयर एड्जॉर्प्शन कौन सा होता है? केमिजॉर्प्शन होता है। तो केमिजॉर्प्शन को हम फर्स्ट से मैच कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन की, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि फिजिजॉर्प्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू लेस नेगेटिव होती है, जबकि केमिजॉर्प्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर -20 से -40 के अराउंड जो वैल्यू आपको मिलती है वो फिजिजॉर्प्शन में मिलती है, क्योंकि ये वैल्यू केमिजॉर्प्शन के कंपैरिजन में बहुत कम है। तो यहाँ पर ए को आप मैच कर सकते हैं सेकंड से। नेक्स्ट N2H2, यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट है और अमोनिया बन रहा है। N2 की फिजिकल स्टेट है गैस, H2 की फिजिकल स्टेट गैसियस है, अमोनिया गैसियस है, जबकि ये किस स्टेट में है? सॉलिड में है। तो जब कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट, कैटलिस्ट की फेज रिएक्टेंट से डिफरेंट हो तो उसे बोला जाता है हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो ये मैच करेगा हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस से। आप बचा एक ऑप्शन। एनालिटिकल एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन में आप स्टडी करते हो,
कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो क्रोमेटोग्राफी में हम एड्जॉर्प्शन को ही यूज में लेते हैं। हम स्टडी करते हैं कि सॉल्वेंट की एड्जॉर्प्शन की वजह से सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली मूव करता है। फिल्टर पेपर हम ले सकते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पेपर हम ले सकते हैं, तो वहाँ पर एड्जॉर्प्शन की एक सिंपल सी एप्लीकेशन हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम मैच कर सकते हैं, फिजॉप्शन सेकेंड के साथ जाएगा, केमिजॉप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। सो ए विथ सेकेंड and B with first. So in which case, in first case you can see A is with second and B with first and C with fourth and D with third. तो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप देख सकते हैं सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको मैं अच्छा क्वेश्चन मान सकता हूँ इस बार। साइक्लोहेक्साइल अमाइन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड यील्ड्स P, on treating P with PCC results in Q, when Q is heated with dilute NaOH we get R, the final product R is। तो देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें कंपाउंड क्या दे रखा है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन दे रखा है। कहा गया है रिएक्शन अगर इसका हम नाइट्रस एसिड से कराएं तो कंपाउंड P बनता है। ठीक है, चलो देखिए क्या रिएक्शन है ये वाला, ये रहा साइक्लोहेक्साइल अमाइन। When this compound reacts with HNO2, this is HNO2, this is diazotization। हमें पता है इस केस में क्या होता है, ONH2 यहाँ से हटेगा और इसकी जगह यहाँ पर कौन आ जाता है, OH, मतलब अल्कोहल फॉर्मेशन है ये। तो 1 डिग्री अमाइन से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है ये वाला रिएक्शन। ठीक है, अल्कोहल बना। सेकेंड कंडीशन में दे रखा है कि जो P बना है उसका फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करते हैं PCC से, PCC क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा किसमें, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड O है, H यहाँ पर नहीं होगा, H हम हटा सकते हैं। तो ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है ये कन्वर्ट होगा किसमें, कीटोन में। और कीटोन के बाद फिर दे रखा है रिएक्शन डाइल्यूट NaOH एंड हीटिंग साइन। तो हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला कि जब साइक्लोकीटोन, साइक्लिक कीटोन या कोई भी कीटोन हो या कोई भी एल्डिहाइड हो, इनका रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट बेस से कराते हैं टेम्परेचर पर तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होता है। बहुत फेमस रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, और ये तो सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस केस में क्या होता है तुम्हें याद होना चाहिए, यहाँ पर ये एल्डोल कंडेंसेशन में बेसिकली क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। साइक्लोहेक्सेनोन के हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल ये रहा, सेकंड मॉलिक्यूल ये हुआ। और होता क्या है एल्डोल में, ट्रिक भी बता रखी है कि 1 मॉलिक्यूल का कार्बोनाइल ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल के 2 अल्फा H मिलकर वाटर लीव करते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों H कैसे हैं, अल्फा हैं। ठीक है, तो बताइए इस केस में अब क्या होगा, वाटर अगर हम लीव करें तो कैसे वाटर लीव करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से कौन निकलेगा, वाटर। ये हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लीव करा, तो इससे अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, एंड दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। आप देख रहे हैं यही प्रोडक्ट यहाँ बना रखा है। तो डेफिनेटली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला आंसर होगा। और ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन भी होगा। ये देखिए करेक्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ये दे रखा है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर सेकंड है यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जरा देखिए। इसमें हमें दे रखा है इन द फॉलोइंग हेलोजिनेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द वन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स इन इट्स स्ट्रक्चर इज। सिंपल क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। अगर इन कंपाउंड के आपको स्ट्रक्चर्स भी अगर पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इस केस में हमें फर्स्ट कंपाउंड दे रखा है फ्रियोन 12, एक दे रखा है नंबर 2 पे गैमेक्सन, नंबर 3 पे क्लोरोपिक्रीन और एक दे रखा है क्लोरल। अगर हम चारों के स्ट्रक्चर्स देखें तो यहाँ पर फ्रियोन 12 का स्ट्रक्चर ये वाला होता है डाइफ्लोरोमीथेन। अब इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो क्या था, कंपाउंड द वन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, किस में क्लोरीन एटम सबसे ज्यादा होंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं
फ्रियोन 12 में जो नंबर ऑफ क्लोरीन एटम है वो कितने हैं, ओनली 2। गैमेक्सेन का फॉर्मूला ये होता है, इसका एक नाम हो रहा है तुम्हें याद भी होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, बेंजीन का रिएक्शन जब हम क्लोरीन से करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये वाला कंपाउंड बनता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 एंड Cl6, जिसका ट्रेड नेम भी होता है 666 भी बोलते हैं। इसमें अगर हम देखें तो क्लोरीन कितना एटम आ रहा है, 6 एटम क्लोरीन के हैं। एक कंपाउंड और दे रखा है क्लोरोपिक्रीन, दिस इज ट्राइक्लोरोमीथेन नाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरो और उसके बाद नाइट्रोमीथेन ये है। इसमें कितने Cl यहाँ पर है, ओनली 3 Cl यहाँ पर गिवन है, जबकि क्लोरल में भी आप देखेंगे 3 ही Cl है। जबकि हमसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरीन एटम किस में है, तो क्लियर कट आंसर यहाँ पर गैमेक्सेन हो जाएगा। गैमेक्सेन में टोटल 6 क्लोरीन एटम यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज गैमेक्सेन। In this question, in Dumas method for the estimation of N2, the sample is heated with copper oxide and the gas evolved is passed over. मीन्स ड्यूमास मेथड हम स्टडी करते हैं जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज एस्टिमेट किया जाता है। जब आप एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हो जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होती है N2, हम N2 गैस के प्रेशर को मेजर करके और N2 गैस की मदद से उसके मोल कैलकुलेट करते हैं और उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ N2 द सैंपल इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड एंड द गैस इवॉल्व। मीन्स कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसे आपने हीट किया और जो गैसेस इवॉल्व होती हैं उन्हें आप किससे पास करते हैं, कॉपर ऑक्साइड से, निकल से, पैलेडियम से या फिर कॉपर गोथ से। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंस है, कॉपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में आपने इसे हीट किया, तो यहाँ पर आपको मिलता है CO2, वाटर, N2 और साथ में कॉपर मिलेगा। तो यहाँ पर हम किस गैस की बात कर रहे हैं, N2 गैस की। लेकिन जब आप इसे बर्न करते हो तो हो सकता है कि नाइट्रोजन N2 में कन्वर्ट होने के साथ साथ नाइट्रोजन के कुछ और ऑक्साइड की ट्रेसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट हों। तो नाइट्रोजन के इन ऑक्साइड्स को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम इसे पास करते हैं कॉपर गोथ से। कॉपर गोथ की मदद से हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को N2 में रिड्यूस कर पाते हैं। केवल और केवल हमारे पास कौन सी गैस अवेलेबल होती है, N2 गैस। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, कॉपर गोथ। तो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, इससे करेक्शन कीजिएगा, मीन्स यहाँ पर 4th ऑप्शन करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में। Which of the following element have half filled f orbital in their ground state? NCERT का क्वेश्चन है F ब्लॉक का। F ब्लॉक एलिमेंट के आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको वहाँ दिख जाएगा यूरोपियम और गैडोलियम, यानी B और D। यूरोपियम और गैडोलियम में आप देखेंगे 4f7 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन है 63, तो इसका तो क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो 5d0 4f14 6s2, और इसका क्या हो जाएगा 5d1 4f14 नहीं सॉरी 4f7, इसका होगा 4f7 5d0 6s2, इसका क्या हो जाएगा 4f7 5d1 6s2। तो आंसर बी और डी 4 आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। कंपाउंड ए C5H10O5 गिवन अ टेट्रा एसिटेट विद एसिटिक एनहाइड्राइड AC2O जान करके ये दे रखा है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका नाम होता है एसिटिक एनहाइड्राइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ A विद ब्रोमीन वाटर गिव्स एन एसिड दैट इज C5H10O6। Reduction of A with HI gives isopentane. The possible structure of A is। तो यहाँ पर देखो हमें कंपाउंड ये दे रखा है और इसमें कहा जा रहा है कि रिएक्शन अगर हम इससे कराएंगे तो ये मिलेगा, ऑक्सीडेशन करेंगे विद ब्रोमीन वाटर से तो ये कंपाउंड बनेगा, और रिडक्शन करेंगे HI के साथ तो ये कंपाउंड बनेगा। अब बताना है कि ये तीनों कंडीशन इनमें से कौन सा कंपाउंड फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पर ठीक से देखिएगा, इस केस में यहाँ पर ये दे रखा है टेट्रा एसिटेट वही कंपाउंड देगा जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप 4 होंगे।
अल्कोहल का रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो एस्टर ग्रुप बनता है, तो टेट्रा एसिटेट किस में बनेगा, जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप 4 होंगे। और 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस केस में देखो इसमें 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर देखें तो इसमें भी 4 आ रहे हैं, और इसमें हम देखें तो यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं, इसमें हम देखें तो यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 आ रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, फर्स्ट जो रिएक्शन है विद एसिडिक एनहाइड्राइड, तो ऑलमोस्ट सभी देंगे। लेकिन अगर हम देखें ऑक्सीडेशन ऑफ ए विद ब्रोमीन वाटर, हमें याद होना चाहिए ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, और साथ में दे रखा है गिव्स एन एसिड। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो एसिड बनता है, दैट इज एल्डिहाइड। तो इनमें से अब हमें ऐसा मॉलिक्यूल लेना है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। तो एल्डिहाइड देखो किस किस में है, इसमें तो यहाँ पर ये बीच में आ रहा है, ये तो कीटोन है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। इस वाले में एल्डिहाइड है, ये डेफिनेटली ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसमें हम देखें यहाँ पर C डबल बॉन्ड O कीटोन है, ये भी आंसर नहीं होगा। और इसमें भी एल्डिहाइड दे रखा है, डेफिनेटली ये भी आंसर हो सकता है। तो आंसर क्या क्या पॉसिबल है, आंसर सेकंड भी पॉसिबल है और थर्ड भी पॉसिबल है। लेकिन लास्ट में दे रखा है कि अगर रिडक्शन ऑफ ए विद HI गिव्स आइसोपेंटेन, अगर हम इसका रिएक्शन HI से करते हैं, HI से करते हैं, तो ये तो 3 + 1 + 1 5 कार्बन है, ये तो 5 कार्बन का एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जिसका नेम होगा पेंटेन, जबकि हमें तो आइसोपेंटेन बनाना है। तो यहाँ पर देखो इस केस में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन में ब्रांचिंग भी आ रहा है। जब इसका रिएक्शन हम HI से करेंगे तो एल्केन बन जाता है। कौन सा एल्केन बनेगा, ये एक कार्बन उधर भी है, एक कार्बन इधर भी है, तो ये कंपाउंड होता है आइसोपेंटेन। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है। हमें ये कंपाउंड दे रखा है, हमने ऑप्शन नंबर 3 कंसिडर करा, रिएक्शन हमने एसिडिक एनहाइड्राइड से करा, तो एक एसिटेट यहाँ बना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक 4 टेट्रा, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर टेट्रा एसिटेट एक तो यहाँ हमें मिला। ब्रोमीन वाटर से हमने रिएक्शन करा, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन कर देता है, तो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है। HI से इसका रिडक्शन करते हैं तो मिलता है आइसोपेंटेन। तो ये तीनों कंडीशन कौन सा कंपाउंड फॉलो कर रहा है, ये वाला, इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा नंबर 3। Now in this question the rate constant for a first order reaction is 20 minute inverse. The time required for the initial concentration of the reactant to reduce to its 1/32 level is, ठीक है, टाइम कैलकुलेट करना है। केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और हम देख सकते हैं कि बाकी शिफ्ट में भी केमिकल काइनेटिक्स से जो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन है, जिनमें हमसे पूछा गया है कि शुरुआत में इतना था, अब इतना हो जाएगा, तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड और रेट कांस्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो टाइम रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए आप चाहें तो सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं या हाफ लाइफ मेथड भी इस क्वेश्चन में यूज में ले सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1 रेट कांस्टेंट ln इनिशियल वैल्यू अपॉन टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर कितना रिडक्शन करना है, कितना रिड्यूस करना है, शुरुआत से 1/32। तो अगर स्टार्टिंग में x मान लिया जाए तो अब कितना बचेगा, x/32 बचना चाहिए और x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट आपको मिलेगा, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 1/20 ln 32, और ln को लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 आपको मिलेगा, और यहाँ पर होगा log 32। तो बच्चों log 32 को हमने यहाँ पर लिख दिया है log 2 to the power 5, इसे हमने लिख दिया है 5 log 2। तो इसे 5 log 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 0.30, तो ये 1.5 आपको मिलेगा। तो 1.5 ln 32 की वैल्यू होगी, और log 32 की वैल्यू होगी, जिसे 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 17.33 × 10⁻², जिसे हम नियरेस्ट इंटीजर में कितना लेंगे 17 लेंगे। हमें आंसर देना है 10⁻² के मल्टीपल में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, थर्मोकेमिस्ट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन। एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन आपको गिवन है CCl4 के लिए, H2O, CO2 और HCl के लिए।
साथ में दिया हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, मीन्स इस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मैग्नीट्यूड, इस रिएक्शन के लिए, इस गिवन रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा एच कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच आर कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपको ये पता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। इसमें से आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस करेंगे और इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे इनके सुटेबल या गिवन कोफिशिएंट से। तो गिवन कोफिशिएंट से हर एक की एंथैल्पी चेंज को मल्टीप्लाई करो, एंथैल्पी फॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करो और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को इसी तरह से हमने सॉल्व किया है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 जिसका कोफिशिएंट 1 था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना दिया हुआ बच्चों, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर वैल्यू हमें क्या लेनी है, 4 लेनी है। सिमिलरली रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CL4 2H2O है, तो माइनस किया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O मल्टीप्लाइड विद 2, क्योंकि कोफिशिएंट H2O का कितना है, 2 है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ HCl कितना है, 4 है। बस वैल्यूज अब आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे -173 मिलेगा और हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड पुट करना है जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 173। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि 24th फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन था और हमें कॉन्स्टिट्यूएंट आयन की परसेंटेज बतानी थी। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन है, अ सैंपल ऑफ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.83O। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रीवियस पेपर को एक बार पहले देख करके अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है। अ सैंपल ऑफ अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.83O1 और द मेटल M एग्जिस्ट इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +2 एंड +3। मीन्स यहाँ पर जो M की 2 पॉसिबल स्टेट है ये +2 में भी अवेलेबल है और +3 में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ इस सैंपल में आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ मेटल आयन एग्जिस्टिंग विद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें +2 वालों का परसेंटेज बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको इनका काउंट पता करना है। 0.83 में +2 का काउंट कितना है और +3 का काउंट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, आप लोगों को मैं पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ, क्लासेस में भी ये चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ आयन्स हमारे पास 0.83 है तो हमने अज्यूम कर लिया कि +2 वाले x होंगे तो +3 स्टेट वाले हमारे पास हो जाएंगे 0.83 - x। और यहाँ पर हमने टोटल केटायन का चार्ज नेगेटिव के इक्वल कर दिया, एनायन के इक्वल कर दिया। ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, मीन्स एनायन का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 है। तो केटायन का चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, अगर x + 2 होंगे और इसका चार्ज 2 है तो पॉजिटिव M2+ की वजह से कितना होगा, 2x होगा। M3+ की वजह से कितना होगा, 3 × 0.83 - x। और ये एक इक्वेशन आपके पास बनेगी जिससे x की वैल्यू आपको मिलेगी 0.49। x कौन से आयन है, M2+, और हमें M2+ का परसेंटेज निकालना है तो x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आयन 0.83 × 100, देन यू विल गेट परसेंटेज ऑफ M2+ आयन जो कि हमें मिलेगा 59%। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5959। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 5 × 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज, इसकी मोलर कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है 10⁻⁴ के मल्टीपल में मोलर कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टिविटी आपको गिवन है और रेजिस्टिविटी गिवन होने के साथ साथ हमें कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए आपको ये गिवन है रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी से आपको पहले कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना होगा। तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, तो रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। K = 1 रेजिस्टिविटी आप कर देंगे, रेजिस्टिविटी कितना दिया हुआ था, 5 × 10⁻³ तो यहाँ से आप K की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, K × 1000/m। तो K की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दिया 1000 और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। तो आप देख सकते हैं कि हमें रेजिस्टिविटी गिवन था सेंटीमीटर में ऑलरेडी, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी से फर्दर सॉल्व करोगे 25 × 10⁴ और आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि हमें जो आंसर देना है वो 10⁴ के मल्टीपल में देना है। तो 10⁴ के मल्टीपल में जो आंसर आपको मिलेगा वो कितना मिल रहा है, 25 मिलेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं 8298 केल्विन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन वाटर इज 1.434 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर। यूनिट्स का ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है, लेकिन सॉल्युबिलिटी गिवन है ग्राम पर लीटर में, और हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ माइनस लॉग ऑफ KSP। KSP डायरेक्ट नहीं पूछा आपसे, पूछा गया है माइनस लॉग ऑफ KSP, ये वैल्यू कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। और सिल्वर का और क्लोरीन का एटॉमिक मास भी आपको गिवन है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे? भाई सिल्वर क्लोराइड के लिए सॉल्युबिलिटी गिवन है, तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी को हम मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्राम पर लीटर है तो इसे मोल पर लीटर बनाएंगे, और सॉल्युबिलिटी से हम KSP निकाल के उसका नेगेटिव लॉग लेंगे। और सॉल्युबिलिटी से KSP कैसे निकालोगे? AgCl है, अगर AgCl डिसोशिएट होगा तो दो आयन में डिसोशिएट होगा, Ag प्लस एंड Cl माइनस। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है तो इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? S होगी। और KSP अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो KSP कितना आएगा? S² आएगा। वेरी सिंपल, हम सॉल्युबिलिटी पुट करेंगे, KSP आ जाएगा, नेगेटिव लॉग लेंगे, माइनस लॉग KSP आ जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को इसी वे में आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको दी हुई थी सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर, तो इसे हमने पहले, ये कैपिटल M होगा, मोलरिटी होगी, हमने इसे कन्वर्ट किया मोल पर लीटर में। तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर बनाने के लिए हमने AgCl का मोलिकुलर मास कैलकुलेट किया गिवन डेटा से। गिवन डेटा से अगर आप मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि फाइनल जो मोलरिटी है वो कितनी हो जाती है? 10⁻⁵ मोलर हो जाती है। और इसी को हम क्या कहेंगे? सॉल्युबिलिटी कहेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं KSP इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी स्क्वायर। सॉल्युबिलिटी कितना है? 10⁻⁵, तो KSP कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10। और KSP अगर 10⁻⁻10 है, आपको कैलकुलेट करना है माइनस लॉग ऑफ KSP मीन्स माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻10, और इसे आप सॉल्व करोगे -10 आगे शिफ्ट होगा जो कि +10 हो जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है, बट इतना टिपिकल नहीं है। आपको पता होना चाहिए, बेसिक लॉगरिथम कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? +10 मिल जाएगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10। Now in this question, if the crystal field stabilization energy CFSE of TiH2O6 3+ is -96 kilojoule per mole, this complex will absorb maximum at wavelength nanometer, means ये कॉम्प्लेक्स कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा वो लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। प्लांक कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट आपको गिवन है, और अवोगाद्रोस कांस्टेंट की वैल्यू आपको लेनी है 6 × 10⁻23। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि TiH2O6 में टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि टाइटेनियम के स्टेट में मौजूद है Ti3+ में। पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारे पास ऑर्गन 3d2 4s2। जब Ti3+ बनेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में बचेगा 3d1। अब हम बात करते हैं इसकी स्प्लिटिंग की। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग में आप देखेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होने की वजह से आपके पास जो ऑर्बिटल स्प्लिट होंगे, T2g ऑर्बिटल जो कि लोअर ऑर्बिटल होगा, और Eg ऑर्बिटल में ये स्प्लिट हो जाएंगे। हमें पता है कि T2g ऑर्बिटल में आपके पास 3 ऑर्बिटल होंगे, और Eg में आपके पास यहाँ पर 2 ऑर्बिटल होंगी, और आपके पास डी में अब केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है जिसे हम T2g में फिल करेंगे। तो देखते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2/5 ऑफ x। x यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल। 3/5 y। y यहाँ पर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन Eg ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि Eg ऑर्बिटल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Eg टाइप ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। इट मीन्स y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 1 होगी, और ये होगा हमारे पास स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये होगा आपके पास, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। और यहाँ से आपको ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ये वैल्यू आप इस फॉर्मेट से, यानी कि इस फॉर्मूला से आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो, स्प्लिटिंग एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। स्प्लिटिंग एनर्जी हमने इस मेथड से कैलकुलेट किया, और स्प्लिटिंग एनर्जी आपको मिला 240 किलोजूल पर मोल। स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू आपको मिलती है 240 किलोजूल पर मोल, जिससे हमने फर्दर सॉल्व किया। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्प्लिटिंग एनर्जी मीन्स वो कितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो फोटोन वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी? hc/λ एब्जॉर्ब्ड
मीन्स हम वो वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, हम उस रेडिएशन की वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं जिसका हम वहाँ पर एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये लैम्डा कैलकुलेट करनी है और स्प्लिटिंग एनर्जी आप कैलकुलेट कर चुके हो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की मदद से। तो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर ये पर मोलिक्यूल हमने डेटा को लिया है क्योंकि पहले जो वैल्यू थी वो किलो जूल पर मोल थी, तो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया जूल पर मोलिक्यूल। तो किलो जूल पर मोल को जूल पर मोलिक्यूल बनाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो और अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करो। तो पर मोलिक्यूल डेटा आपके पास आ चुका है। ये होगी स्प्लिटिंग एनर्जी और यहाँ पर आपने प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, लैम्डा आप कैलकुलेट करना चाहते हो, स्पीड ऑफ लाइट हमने पुट कर दिया 3 × 10⁸। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो वेवलेंथ हमें मिलेगा 480 नैनोमीटर, 480 नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 480। The number of alkali metals from lithium, potassium, cesium, rubidium having ionization enthalpy greater than 400 kilojoule per mole and forming stable superoxide. सुपरऑक्साइड तो ये तीनों ही बनाएंगे, कौन? पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, ये तीनों सुपरऑक्साइड बनाते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन एक इन्होंने और इसमें ट्विस्ट डाल दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन 400 किलो जूल होना चाहिए। अब वो आयनाइजेशन एनर्जी 400 किलो जूल से ज़्यादा किसकी होती है? वो होती है पोटेशियम रुबिडियम की। सीजियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी 400 किलो जूल पर मोल से कम है। तो आंसर इसका 2 आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो फॉर्म से दिया हुआ ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। इसमें कहा गया है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच गिव्स हेलो फॉर्म टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। तो हमें यहाँ पर 6 कंपाउंड गिवन है, हमें बताना है इसमें हेलो फॉर्म शो कौन करेगा। तो हमें याद होना चाहिए हेलो फॉर्म का जो कंडीशन था वो क्या था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट हो वो हेलो फॉर्म शो करते हैं, एंड CH3CHOH ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें सेकेंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट हो वो भी हेलो फॉर्म शो करते हैं। तो यहाँ पर देखना है ऐसा कौन कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें इन दोनों में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो CH3CO, CH3CO, तो यहाँ पर भी हेलो फॉर्म ये भी देना चाहिए। लेकिन चूंकि जो अदर साइड बेंजीन है, बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर CH3 ग्रुप है, एज पर द डेफिनेशन ये हेलो फॉर्म देना तो चाहिए था, बट ये हेलो फॉर्म नहीं दे पाता। क्यों नहीं दे पाता? बिकॉज इसकी ऑर्थो पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो कार्बन होगा ये कार्बन हिस्टेरिकली हिंडर्ड होगा, और अगर ये कार्बन हिस्टेरिकली हिंडर्ड है तो फिर ये हेलो फॉर्म रिएक्शन शो नहीं कर पाता है। ओके, सेकंड बात करें इस वाले कंपाउंड की। इस वाले कंपाउंड में देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है ये CH2 ग्रुप है। तो जिन कंपाउंड में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है वो भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो करते हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल हेलो फॉर्म शो डेफिनेटली करेगा बिकॉज इसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसको हम कंपेयर करें इससे, इसमें भी देखिए CH3CO ग्रुप है, इधर बेंजीन है, बट बेंजीन में ऑर्थो पोजीशन पे कहीं पर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कोई हिस्टेरिकली हिंड्रेंस यहाँ पर नहीं है। तो ये डेफिनेटली हेलो फॉर्म शो करेगा, और ये इस वाले मॉलिक्यूल में तो CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, हिंड्रेंस भी नहीं है, तो ये हेलो फॉर्म शो करेगा। यहाँ पर इस कंपाउंड की बात करें तो ये हेलो फॉर्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेकेंड पर OH होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 1, 2 और 3 थर्ड पर OH है, इसलिए ये हेलो फॉर्म शो नहीं करेगा। लेकिन ये हेलो फॉर्म शो करेगा। वो कैसे? वो इसलिए बिकॉज यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर OH है, ठीक है, और ये वाला केस है, इसमें देखो बीच में CH2 तो है बट उस पर एक मिथाइल भी आ रहा है। क्योंकि मिथाइल आ रहा है इसलिए ये कंपाउंड भी हेलो फॉर्म रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो टोटल यहाँ पर अगर हम देखें 6 कंपाउंड में से 3 ही ऐसे कंपाउंड हैं जो हेलो फॉर्म रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं अज्यूम कार्बन बर्न्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन कार्बन प्लस O2 CO। CO2 नहीं बना है, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन
द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज 10 to the power -1 लीटर के मल्टीपल में आपको आंसर बताना है, एट STP बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेसिक स्टोइकोमेट्री पढ़ा है और जो फाइनल रिजल्ट है, लेकिन बेसिक स्टोइकोमेट्री में भी यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह सब पता होने चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, तो हमें दोनों का मास गिवन है। पहले हमें पता करना है कि हम यहाँ पर कितना कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकते हैं। जितना कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर बन रहा है उसे हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि STP पर 1 मोल के लिए आप वॉल्यूम कितना लेंगे, 22.7 लीटर। तो हम पहले मोल पता कर लेंगे, फिर वॉल्यूम भी बता देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों के मासेस आपको गिवन थे, पहले दोनों के मोल कैलकुलेट किए, मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो कार्बन का मोल 1 मोल है और O2 का मोल कितना है, 1.5 है। दोनों के मोल आने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट पता किया, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे पता करते हैं, क्या ट्रिक है LR पता करने की। कार्बन का मोल 1 है, कोफिशिएंट 2 है। O2 का मोल 1.5 है और कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू आपको कौन सी मिल रही है, 1/2। तो ये वैल्यू लीस्ट है, तो इसका मतलब कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वही प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड करेगा। कार्बन रिएजेंट है और कार्बन का अगर यहाँ पर 1 मोल है तो फिर CO का कितना मोल बन सकता है, 2 से 2 मीन्स CO कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। और अभी हमने पढ़ा है कि STP पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो फिर यहाँ पर 1 मोल का वॉल्यूम हमारे पास कितना होगा, 1 × 22.7, और अगर इसे 10 to the power -1 के मल्टीपल में कन्वर्ट करें तो वैल्यू हमें मिलेगी 227। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो आंसर देना है वो 10 to the power -1 के मल्टीपल में ही देना है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा 227। 227 विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। Among the following the number of species having the linear shape is, केमिकल बॉन्डिंग का VSEPR थ्योरी का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, लॉन पेयर को रखो, उसके बाद आपकी शेप आ जाएगी। तो लीनियर शेप किस किस की आ जाएगी, XCF2। तीनों लॉन पेयर कहाँ चले जाएंगे, इक्वेटोरियल पर। I3 - B तीनों लॉन पेयर इक्वेटोरियल पर। C3O2 की तो शेप बनी जाएगी लीनियर, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। sp हाइब्रिडाइजेशन सब एक ही लाइन में होंगे, लीनियर होगी। CO2 की लीनियर होती है, सबको पता है। BeCl2 लीनियर है, BeCl2 पर माइनस लगा है, BeCl2 पर माइनस, 2 लॉन पेयर आएंगे, sp3 बैंड या V शेप बनेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5 आंसर होगा इसका। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।